एक छोटा बच्चा बचपन से ही सांपों से नफरत करता है। बाल रूप में यानी बचपन में भी उसे केचुए जो सांप की तरह नजर आते हैं, उन्हें देखकर भी वो अपने पैर से कुचल दिया करता था। यानी इस कदर उसे सांपों से नफरत होती है। लेकिन जब घर वालों को पता चलता है इस नफरत के बारे में, तो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो 84 लाख योनियां हैं, क्या वो सच में ही है। ये लड़का अपनी जिंदगी से कभी भी हार नहीं मानता है। आज करीबन इनकी उम्र 65 से 66 साल है, उससे भी ज्यादा होगी। ये कभी भी जिंदगी में हार क्यों नहीं मानता है? क्योंकि बचपन में ही इसे पोलियो हो जाता है। पोलियो की वजह से ये अपने एक पैर को गवा देते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं और हर उस बड़े से बड़े इंसान के सामने खड़े हो जाते हैं जो अपने आप में कुछ रुतबेबान बनता होगा या अपने आप को कुछ समझता होगा। इसने बहुत लोगों से पंगे लिए थे। तो आज कुछ ऐसी जानकारियां आपसे छुपानी पड़ेंगी जो जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि जिसकी कहानी या जिसकी घटना मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, वो एक ऐसी जगह से हैं। और हाँ, इस लड़के को हमेशा लगता था कि मैं दबे हुए खजाने को ढूंढूं, वो खजाना जो लोगों के पास व्यर्थ पड़ा है, मैं उसको ढूंढूं। और इसे सांपों से इतनी नफरत क्यों थी? जब इन सारी बातों के बारे में पता चलता है ना, तो काफी हैरानी की बात होती है। आज हम आपको किसी भी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? केवल आपको एक कहानी, एक घटना बताते हैं और बताती हूं आपको कि हमारा कर्म हमारे सामने कैसे आता है और क्यों आता है। चलिए दोस्तों, एक रोचक सी स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं। एक लड़के से शुरुआत करते हैं जिसका एक परिवार में जन्म होता है। जन्म के साथ इस लड़के को बहुत तेज बुखार आता है। बुखार के साथ इसको महसूस होता है, यानी इनके घर वालों को पता चलता है कि हमारे बेटे को पोलियो हो गया है, जो कि पहले बहुत बड़ी भारत की समस्या थी, लेकिन अब इस समस्या को हल कर लिया गया है। इसके बाद ये लड़का बहुत सारी चीजें बहुत ऊट पटांग किया करता था। यानी ये शरीर से भी स्वस्थ नहीं था, लेकिन बचपन से ही इसकी उड़ान बहुत बड़ी होती है। ये लड़का कहता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, जो लोगों के पास व्यर्थ धन पड़ा है उसे निकाल कर ही रहूंगा। माँ बाप कहते हैं कि तू किसी के पास से धन कैसे निकाल सकता है? ये कहता है कि चाहे कैसे भी हो, मैं धन को जरूर निकालूंगा। अब एक दिन इसके पापा इसको खेतों पर ले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर खेतों पर जब ले जाते हैं तो वहां पर कुछ मिट्टी थी और उस मिट्टी से केचुए जो होते हैं ना, हमारे यहाँ पर गिंढोए भी उन्हें कहा जाता है, तो वो बाहर निकल रहे थे। तभी ये लड़का, करीबन ऐसा होगा 3 साल का, पैर में दिक्कत थी, ये आगे बढ़ता है और उस केचुए पर पाम रख देता है। चप्पल पहन रखी थी एक पैर में, और यहाँ पर वो उसको मसलता रहता है। बैठा बैठा तब तक मसलता रहता है, तब तक उस केचुए का दम नहीं निकल जाता है। उसके पापा पास आते हैं बाबा और कहते हैं कि बेटा, ये तुमने गलत किया है। इसके अंदर जान है और जीभ है। ये जीने का हक चाहता है, ये भी जीना चाहता है, और तुम किसी से किसी के जीने का हक नहीं छीन सकते। तुमने बहुत गलत किया है बेटा। कोई कर्म बिगड़ा है, तभी तो तुम्हारे पैर में दिक्कत हुई है, और तुम इस जन्म में भी ये काम कर रहे हो। तो 3 साल का बच्चा कहता है, बाबा मुझे सांपों से नफरत है। ये बात कहकर वो अपने खेल में लग जाता है। अब 3 साल के बच्चे को कैसे समझाएं, लेकिन इसकी उम्मीदें बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे ये बड़ा होता है और पढ़ने में ये बहुत होशियार होता है। पढ़ने लिखने में इतना होशियार होता है कि मैं आपको क्या बताऊं, इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। कहते हैं कि पढ़ाई के दम पर आपका शरीर भी कमजोर है तो आप एक आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं। पढ़ाई की ताकत होती है। ये लड़का अब बड़ा होता है। बड़ा होने के साथ साथ जब ये स्कूली पढ़ाई करता है तो ये सांपों से नफरत ही करता है हमेशा। और हमेशा इसके अंदर पैर में दिक्कत थी, फुर्ती इतनी होती है। अब इसका पैर ऐसा था कि ये उस पैर के सहारे चल सकता था, यानी पोलियो हुआ तो सही था, लेकिन इतना ज्यादा वाला नहीं हुआ था। कि एक तो होता है कि पैर सूख जाता है, एक होता है कि अगर हम समय से उसका कुछ ऐसा ज्यादा इसका इलाज नहीं है, लेकिन उसका भी यानी पैर ऐसा हुआ था कि वो साथ साथ ग्रोथ करता है, बढ़ता भी है, लेकिन एक पैर से दूसरा पैर काफी कमजोर होता है। और ये अपने पैरों से, मतलब सहारे से, लच पैर में हो गई थी, यानी लंगड़ाने लगा था। अब आपसे मैं कहूं तो ऐसे ही कहना पड़ेगा मुझे, हालांकि मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए,
तो यहाँ पर ये उस पैर से चल लेता है। देखो, जिंदगी में हर संघर्ष से लड़ा जाता है। अब ये कहता है कि मैं पिछले जन्म में इंसान नहीं था। घर वाले कहते हैं कि तू ऐसी बातें क्यों करता है। ये कहता है कि नहीं, मैं पिछले जन्म में इंसान नहीं था, मुझे सांपों से बहुत नफरत है। जब ये करीबन 5-6 साल का हो जाता है, घर वाले कहते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो। ये कहता है कि हाँ, मुझे नफरत है और मैं सांपों के फन को कुचलना चाहता हूँ। मुझे जो इंसान माँ उल्टी सीधी बातें करता है ना, उसके अंदर भी मुझे सांप नजर आता है। मैं अपने आप को एक भागते हुए जीव के रूप में देखता हूँ, यानी मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ और मैं जो सांप है उससे लड़ाई करता हूँ। यानी ये अपने माँ बाप से ऐसी बातें करता है। अब यहाँ पर ये इसी तरह से समय चल रहा था। अब धीरे धीरे ये अपने पापा के साथ, बाबा के साथ, यानी उस समय बाबा कहा करते थे क्योंकि आज ये खुद ही 55 यानी इतनी उम्र के हैं, तो आप सोचिए उससे पहले क्या होगा। तो यहाँ पर ये कहता है कि अपने पिता के साथ एक खेतों पर जाता है। दोस्तों, जब एक खेतों पर जाता है तो वहां पर इसके पिता काम करते हैं, ये भी थोड़ी सी मदद करता है। ग्रामीण इलाकों में आपको पता है बच्चे से पूरा काम लिया जाता है, शहरों की तरह नहीं है मेरा बाबू पुच्चा, ऐसा वहां पर कुछ नहीं है भैया। बच्चों से बहुत ज्यादा काम लिया जाता है, बच्चे बराबरी का काम करते हैं जितना खाते हैं। हाँ ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन काम भी आपके लिए जरूरी होता है, तभी ग्रामीण जो बच्चे होते हैं वो फिट होते हैं। लेकिन आजकल गाँव में भी चीजें बदलने लगी हैं। अब वहां पर जब ये देखता है तो वहां पर इसके पिता कहते हैं कुछ आवाजें आती हैं। आवाजें जब आती हैं तो इसका पिता कहता है कि तुम्हें मैं एक चीज दिखाऊं। अपने बेटे से कहता है, जो बेटा सांपों से नफरत करता था, सांपों के मारने की बात करता था, उस बेटे को ले जाकर ये एक पेड़ के पास खड़ा कर देता है। बहुत मतलब महीन पे जो जैसे कच्चे रास्ते पर सवारियां आती हैं, बुग्गियां, जो बैल बुग्गी होते हैं वो आते जाते हैं, तो रेत बिल्कुल पिसकर ऐसा नहीं हो जाता है, बिल्कुल पाउडर जैसा ऐसा रेत था, जिसमें एक नेवला पेड़ के जो करील पेड़ होता है उसके अंदर वो बाहर निकलता और सांप से लड़ाई कर रहा था। कभी आपने फोन पर भी देखा होगा, वो नेवला आए और उस सांप से लड़ाई करे और फिर उस पेड़ के अंदर, यानी वो पेड़ ऐसा होता है बिल्कुल जैसे झाड़ियां होती हैं, इस तरह का पेड़ होता है, उसके अंदर प्रवेश कर जाए और वहां से मानो ऐसी कोई दवाई खाकर आ रहा हो, ऐसी कुछ चीजें खाकर आए और फिर उस सांप से लड़ाई करे। वो सांप भागने की कोशिश करता है तो नेवला उसे खींचकर इधर कर देता है। अब ये लड़का उस खेल को यानी उस लड़ाई को बहुत रुचि लेकर देखता है। सांप अच्छी ही फुकारे मारे लेकिन नेवला तैयार नहीं था मानने के लिए। दोस्तों, इस लड़ाई में कहते हैं अक्सर सांप और नेवले की लड़ाई में सांप ही जीतता है, लेकिन आज कुछ और होना था। ये लड़का नेवले को देखकर कहता है कि बाबा ये क्या है। यहाँ पर बाबा कहता है कि बेटा ये तो नेवला है। वो कहता है कि बाबा आप इन्हें अलग क्यों नहीं कर रहे। और वो फिर एकदम इस लड़ाई को देखकर, ये लड़ाई का अंत बहुत देर से चल रहा था। अंत क्या होता है कि नेवला भी जीवित नहीं रहता और सांप भी जीवित नहीं रहता है। अब यहाँ पर ये लड़का कहता है कि बाबा मैं आपसे एक बात कहूं तो आप अचंबा तो नहीं करोगे। यहाँ पर बाबा कहता है कि नहीं बेटा, क्या बात है बताओ, क्या कोई परेशानी है। तो ये लड़का कहता है कि बाबा जैसे ये कर रहा है ना, ये सांप को मार रहा है, ऐसे ही मैं अपने आप को देखता हूँ जब भी मैं आराम करता हूँ, और ये यादें मेरे दिमाग में दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। मुझे डर लगता है बाबा, मुझे डर लगता है, और मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में यही रहा हूँगा जिसका आप नेवला कह रहे हो ना। मैं नेवला हूँ, तभी मुझे सांपों से इतनी नफरत है। बाबा हैरान और परेशान, क्या बात कर रहा है बेटा। अब अक्सर हम आप लोगों के सामने घटनाएं लेकर आते हैं, भाई एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के रूप में जन्म लिया तो वो पिछला पता और सब चीजें बता देता है। अब एक नेवला कैसे पता बताए अपना, वो तो नहीं बता सकता ना। अब यहाँ पर ये कहता है कि बाबा बेटा तेरा कोई भ्रम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे तो हमें सपने जाने कहाँ कहाँ के आते हैं। वो कहता है कि नहीं बाबा, बचपन से इन सपनों के साथ हूँ। पता है आपको, मुझे सांपों से बहुत नफरत है। मुझे इंसानों के अंदर दो मुंहे सांप नजर आते हैं। आप क्या, या मेरी बातों का आप यकीन मत कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर इससे आगे आगे धीरे धीरे पिता भी जानने लगता है, और ये लड़का हमेशा अपने आप को दुनिया के सामने जताना चाहता था कि मैं कमजोर नहीं हूँ। और कभी भी ना किसी जो व्यक्ति जिसके हाथ पैर में अगर कोई कमी है ना, तो उससे बिल्कुल भी कम मत आंकना। वो बहुत मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो बहुत तेज, उनके अंदर एक खूबी
फालतू पाएगी आपको, यानी एक्स्ट्रा पाएगी। कहते हैं ना कि भगवान ने अगर हमसे कुछ छीना है तो हमें एक नई ऊर्जा के साथ पैदा किया है। मैंने आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि जैसे कि हमारा शरीर का एक अंग नहीं है तो उस अंग की ताकत हमारे दूसरे अंग में प्रवेश होती है और हम ज्यादा बुद्धिमत्ता से काम कर पाते हैं। तो कभी भी उन लोगों को कमजोर और यानी कि आप ये समझते हो बेचारे नहीं, वो हमारी तरह हैं और हमारी तरह काम करने में समर्थ हैं, चाहे वो कैसे भी करें। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके हाथ नहीं है, पैरों से सभी काम करते हैं। तो आप बिल्कुल भी उन्हें कमजोर और ऐसा कहकर मत बुलाया कीजिए, और ना ही, क्योंकि मुझे पता है जिनके साथ ऐसी परेशानी होती है या कोई भी जन्म से चीजें होती हैं तो उन्हें बुरा लगता है जब कोई उन्हें बेचारा कहता है। उन्हें अपने समान मानिए और मानिए कि वो हमारी तरह बेहतर कर सकते हैं और वो हमसे भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। ये मेरी सोच है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब दोस्तों यहीं पर मैं आपको बताती हूँ, ये लड़का कह देता है, घर जाकर कहता है कि माँ मैं नेवला था पिछले जन्म में। माँ कहती है अच्छा, तो इस जन्म में कौन सा कम है, हमेशा तो केचुओं के पीछे लगा रहता है, सांपों के पीछे पड़ा रहता है, तो इस लड़के को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ये लड़का अपनी पढ़ाई में बहुत निपुण होता है। पढ़ते पढ़ते ये एक एक सीढ़ी पार कर रहा था और इसकी पढ़ाई इतनी बेहतरीन थी कि टीचर भी इसके माँ बाप को कहते थे कि आप कहाँ इसको खेतों के काम में लगा कर रखते हो, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। तो पिता हंसते हुए ये कह देता है, मास्टर साहब, पहले मास्टर ही कहा करते थे टीचरों से, मास्टर साहब मेरा बेटा एक पैर से समर्थ नहीं है, आप क्या कह रहे हो, मेरा बेटा कैसे आगे जा सकता है। तो यहाँ पर जो मास्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि देखिए बाबूजी, आपको किसी भी इंसान को कम नहीं आंकना चाहिए, आपका बेटा बहुत ऊंचाइयों को छुएगा क्योंकि इसके अंदर पढ़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है। और इतना भी ज्यादा ये ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हो, ये अपने पैरों पर खड़ा है, ये बिना किसी सहारे के चल सकता था। थोड़ी सी लचक पैर में होती है, थोड़ी सी लचक होती है। दोस्तों धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को इतना प्रबल करता है। अब यहाँ पर हम कुछ सालों को काट देते हैं, कुछ सालों बाद हम इसी व्यक्ति को देखते हैं। ये व्यक्ति इनकम डिपार्टमेंट में यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत होते हैं और ये रुतबा, ये बड़े बड़े लोगों से टक्कर लेता है। ये लड़का जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, बड़े बड़े लोगों का दबा हुआ काला धन इसने निकाला है, बड़े बड़े लोगों के तिजोरियों तक अपना हाथ पहुंचाया है। और ये कहते हैं कि मुझे लोगों में दो मुंहे सांप नजर आते हैं और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जनता का जो धन है वो मुझे बाहर निकालना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये जिस ओहदे पर थे उस पर अपने काम को बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं, लेकिन इसे अपने बचपन का वो सपना, वो बातें, वो सारी चीजें याद थी कि मैं नेबला क्यों था और क्यों आज मेरे अंदर ये इतनी सारी चीजें हैं जो मैं ऐसा कर पा रहा हूं। तो कभी भी ना अपनी कमजोरी को अपनी कहते हैं ना कि अपने जो अपने शरीर में दिक्कतें हैं उनको अपनी कमजोरी मत बनाइए, उन्हें ताकत बनाकर दुनिया के सामने पेश कीजिए ताकि दुनिया आपको सल्यूट करे। दोस्तों यहाँ पर हमारे एक राजा राम भाई हैं, उनकी कहानी जब मैं सुनती हूँ, उनकी बातें जब मैं सुनती हूँ तो मैं उनको सल्यूट करना चाहती हूँ। उनके साथ भी कुछ ऐसा है, लेकिन वो बहुत ही चतुर, बहुत होशियार, बहुत निपुण। उनकी कितनी मैं आप लोगों के सामने तारीफ करूं। मेरे बड़े भाई हैं और बहुत ही अच्छे भाई हैं, उनके 2 बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। यहाँ पर इन्होंने अपना जीवन इसी तरह से बिताया, लोगों के काले चिट्ठे खोले, लोगों का दबा हुआ धन जो आम जनता का था उसे कई बार सरकार के खजाने में लाकर रखा, बहुत सारी चीजों के ऊपर से पर्दाफाश किया। हमेशा बात मुंह पर बोलनी, चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ये कभी किसी से दबे नहीं। इन्होंने अपनी कमजोरी को लोगों के सामने नहीं रखा, इन्होंने अपनी कमजोरी को हिम्मत और एक ताकत बनाकर लोगों के सामने रखा और दुनिया को जता दिया कि कहते हैं ना कि लोगों के कि भाई मेरी ये कमजोरी है, और मासूम और बेचारा बनकर नहीं रहे, एक ताकतवर और एक बराबरी के इंसान बनकर रहते हैं। जिस तरह से नेवले की प्रगति होती है, यानी नेवले की जो आदत होती है, देखो सांप से भिड़ जाता है, उसी तरह से इनका आज भी रुतबा ऐसा है कि ये अपने सामने चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, ये किसी से नहीं डरते हैं। सामने फेस टू फेस बात करते हैं और उस व्यक्ति को जवाब देने का यानी जिगरा रखते हैं।
अगर मैं आपसे इस तरह से कहूं। दोस्तों ये स्टोरी देखो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूं। इन चीजों में नाम क्यों नहीं बताए गए हैं, क्योंकि फिर जब कोई अपने नाम को बताना नहीं चाह रहा, अपनी जानकारी नहीं देना चाह रहा, तो हम उनकी जानकारी के साथ या उनके पते के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक आजाद देश में रहते हैं। और आजाद देश में रहने का मतलब है कि हम किसी की जिंदगी में यानी हम उसकी जिंदगी को यानी उनके कहे बिना हम उनकी जिंदगी की जो चीजें हैं या उनका जो पता है, यानी उनकी जो भी चीजें हैं, हम उन्हें यूज नहीं कर सकते। हालांकि वो बात अलग है कि हमारे भारत के लोग बहुत रिश्तेदारी निभाते हैं, बहुत एक दूसरे में प्यार होता है, लेकिन है तो हम आजाद देश के नागरिक ही। तो ये स्टोरी थी उनकी, जिन्होंने बताया, जिन्होंने समझाया, और जो खुद भी समझकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो एक चीज नहीं समझ पाते हैं कि उनके पैर में ये दिक्कत क्यों बनी। वो कहते हैं कि शायद कोई मेरा ही कर्म होगा जो मेरे सामने है, मुझे अभी महसूस नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो मुझसे ऐसा बिगड़ा है जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। देखो बिल्कुल बुरा मानने की जरूरत नहीं है, हमसे अगर कुछ बिगड़ जाता है ना, तभी हमारे शरीर के साथ या हमारे साथ बीमारियां आती हैं या हमारे साथ बुरा होता है, कुछ भी ना तो हमसे ही कोई ना कोई गलती होती है। तो ये स्टोरी थी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कई दिनों से आप लोगों से बातें नहीं हो रही हैं, कई दिनों से आप लोगों से वो बातें नहीं हो पा रही हैं जो बातें हम करते हैं। तो आज मैं अपने प्यारे परिवार को पूछना चाहती हूँ, कैसा है मेरा प्यारा परिवार? अब परिवार की बारी है नाम लेने की। पहला नाम है आशा गुप्ता, कैसी हो प्यारी बहन? प्रदीप कुमार भाई बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया शाहू, कैसी हो प्यारी बहन? सुमन देवी हमारी बहुत प्यारी बहन है। उषा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप कौर बहुत बहुत धन्यवाद। कमल बहुत अच्छी बहन है। नवल जहां बहुत बहुत धन्यवाद। महेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना बहन कैसी हो? सिकंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चौहान बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दुबे मेरी प्यारी बहन, अर्चना दुबे प्यारी बहन कैसे हो आप? आपने कहा कि आप हमें भूल गई, मैं आपको नहीं भूल सकती। गीता उपाध्याय मेरी प्यारी बहन, आपने भी कहा कि आप मुझे भूल गई, मैं ऐसे बहनों को नहीं भूल सकती मेरी प्यारी बहन, आप मेरी बहुत प्यारी बहन हो। यहाँ पर अर्चना दुबे बहन आप भी बहुत प्यारी हो। गौतम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम यादव बहुत अच्छी बहन है। निधि बहन बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव मेरी माँ हरियाणा से, शादी में व्यस्त है, उनके घर शादी है। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। सरोजनी बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू बहुत प्यारी बहन है मंजू। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहन, मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। आज आपके कमेंट को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे बातें करनी है और हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सहमत हो तो हम आपसे बात करना चाहते हैं, मैं आपसे एक हल्ला बात करना चाहती हूँ। मंजू प्यारी बहन, मैं आपको दिल से अपनी बहन मानती हूँ और आपसे मैं जरूर बात करूंगी। सीमा अरोरा दिल्ली से मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। मिष्टी सोनी कैसी है मेरी भतीजी? हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है। कृष्णा अर्चना बहुत बहुत धन्यवाद। पीहू हेला बहन कैसे हो? यशवंती माँ कैसे हो आप? भूप सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं। पप्पी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। हनी राव भाई बहुत अच्छे भाई हैं। सुभाष सरकार बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल बहुत प्यारी बहन है। प्रदीप कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर केबी ज्यादा राजकोट बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र भाई बहुत अच्छे भाई हैं। महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई जिनका मैंने अभी जिक्र किया था। मिट्ठू कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रमजीत बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वालिया बहुत अच्छे भाई हैं। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू वाला बहुत ज्ञान का भंडार है, बहुत प्यारी बहन है। कैसी हो प्यारी बहन? नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान तारा सरस्वती जो नजर नहीं आ रही हैं, कहाँ पर हो प्यारी बहन? यहाँ पर कृष्णा कैसे हो? ममता वर्षनीय बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत कुमार, शायद डॉक्टर रंजीत कुमार हैं ये, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं आपके। कविता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी बहन कैसी हो? गौरी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश बहुत बहुत धन्यवाद। मदन तोमर बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। नीलम रविंद्र गोयल बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह। राजेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम बहन कैसी हो? बिटिका बॉस कैसी हो प्यारी बहन? आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। सिंघानिया बहुत बहुत धन्यवाद। सिंघानिया जी आपके कमेंट भी बहुत प्यारे होते हैं, बहुत उम्दा कमेंट होते हैं आपके, और आपके कमेंट से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। मेरा परिवार हमेशा मेरा साथ देता है। प्रतिभा मारू
प्रतिभा मारू मेरी बहुत प्यारी बहन है। महेंद्र दीक्षित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। आपको नेवले की कहानी कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। ये नेवले की पुनर्जन्म की घटना थी दोस्तों। 1,84,00,000 योनियां ऐसे ही नहीं कही गई हैं। 84 लाख योनियां सच में ही हैं। कर्म विधान जो है वो जरूर है। एक बात बताइए मुझे, हम कर्म हमेशा बुरे करेंगे, हमेशा गलत करेंगे, फिर हम अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्या ये पशु पागल हैं जो यहाँ पर इतनी यातनाएं झेल रहे हैं? एक बार ठंडे दिमाग से मेरे कहने से बैठकर सोचिए कि वही खून पशुओं के अंदर है, वही जीवों के अंदर है, क्या फिर ये इनके हक नहीं है? आपको अपने हक नजर आ जाते हैं। अगर माँ 2 बहनों में थोड़ा सा फर्क कर दे तो दूसरी बहन को नजर आता है भाई ये मेरा हक आपने गलत कर दिया। फिर पशुओं का जीवन, क्या ये बेचारे यहाँ पर दुख सहने के लिए ही आए हैं? वो भी आपके जरिए, आपकी मानसिकता के जरिए। कुछ ना कुछ तो है, कहीं ना कहीं तो है जिसकी आपसे चूक हो रही है, और जिस चूक का जब हमें पता चलेगा ना, उस वक्त बहुत देर हो जाएगी। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। आपके जीवन में जो चीजें महत्व रखती हैं उन पे ध्यान दीजिए। जिस लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर आए हैं उस पर ध्यान दीजिए। कौन कहता है 84 लाख योनियां नहीं होती? सब कुछ आपके सामने ही है। वेदों में, पुराणों में सब कुछ लिखा हुआ है। पेड़ों की प्रजाति से लेकर चींटियों तक, कीड़े मकोड़े तक 84 लाख योनियां ही बैठती हैं। क्यों हमारे इतने पुराने वेदों में लिखी हुई बातें क्यों प्रकृति पर चलती हैं? हमने नहीं कहा कि हमारी किसी चीज को ऐसे करा गया है, नहीं। आज एक व्यक्ति का मैंने भाषण सुना, और उस व्यक्ति के भाषण को सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। उसने कहा कि हम अज्ञानता में नहीं है, हम बहुत बड़े अब मैं उनका नाम लूंगी तो फिर विवाद खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें गलत पढ़ाया गया, हमें गलत दिखाया गया। यानी वो इस चीज पर गलत कहते हैं कि जैसे हमारी माए कह दिया करती थी ना कि जो पृथ्वी है वो गऊ ने एक सींग पर ले रखी है, गौ माता ने, और जब भूकंप आता है तो पृथ्वी को दूसरे सींग पर रख दिया जाता है। तो मैं आपको इसकी एक छोटी सी बात समझाना चाहती हूँ। वो हमारे माँ बाप थे, और माँ बाप हैं वो जो समझाते हैं वो अच्छे के लिए ही समझाते हैं। और सुनिए एक बात, ये बातें जिसने भी करी हो, जो भी करी हो, ये तो चलो एक बात है कि अपने बच्चे के मन को बहलाने के लिए हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आप हमारी किताबों को पढ़कर देखिए, हमारे वेद और ग्रंथ को पढ़कर देखिए, उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है। उसमें हर एक चीज 1,84,00,000 योनियों के बारे में हमारे वेद और ग्रंथों में ही आपको जानने को मिलेगा। फिर आप कैसे कह सकते हैं इतनी जनता के सामने, वो भी ऐसी बातें? सही शोभा नहीं देती। आप जिस जनता के सामने खड़े हो उस जनता आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती है। तो दोस्तों यहाँ पर यही कहना चाहती हूं कि अपने चीजों पर आप उंगली उठा सकते हो, बहुत आसान है। अपने घर के परिवार के सदस्य के सामने आप सीना चौड़ा कर खड़ा हो सकते हो, लेकिन बाहर उंगली जिस दिन की ना, उस दिन उंगली को मोड़ दिया जाएगा। ये बात 100% सत्य है, क्योंकि घर पे ही लोग दबंग बनते हैं, बाहर सब बिल्ली जैसे, कहते हैं ना कि सियानी बिल्ली खम्मा ही नोचती है। तो यहाँ पर ये समझाना चाहती हूं मैं कि वेद पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, अपने इतिहास को समझो, अपने शास्त्रों को पढ़ो, जानो उनमें क्या लिखा है। क्या जरूरत है आपको किसी के भाषण सुनने की, प्रवचन सुनने की? आप अपने शास्त्र को पढ़िए, उसमें बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो यही समझाना चाहती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैं कहूंगी तो बहुत सारी बातें उभर कर आती हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, और बहुत अच्छी जानकारी के साथ हम समापन करते हैं। और ये नेवले की सच्ची पुनर्जन्म की घटना थी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसके बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय